Students, welcome in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we are discussing the next topic of your pharmacology subject is the pharmacokinetics. जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि फार्माकोलॉजी बेसिकली दो ब्रांच से मिलकर बना हुआ है, जिसमें दो फार्माकोकिनेटिक आता है, फार्माकोडायनेमिक आता है। तो फार्माकोकिनेटिक मैंने बताया था कि फार्माकोकिनेटिक में क्या करते हैं हम, व्हाट द इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग, बॉडी का ड्रग पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में देखेंगे। यानी कि बॉडी ड्रग को कैसे एब्जॉर्व करेगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी होल बॉडी के अंदर, कैसे ड्रग के अंदर केमिकल अल्ट्रेशन होते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, और लास्ट में एलिमिनेशन यानी ब्लड एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन यानी कि जो ड्रग है वो बॉडी से कैसे आउट होगी। तो ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी या ऑल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग या ऑल इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग। तो फार्माकोकिनेटिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फार्माकोकिनेटिक क्या है? फार्माकोकिनेटिक इट इज क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन द बॉडी। मैंने बताया था क्वांटिटेटिव स्टडी होती है, मतलब क्वांटिटी रिलेटेड होती है। कितना mg हमने ड्रग लिया, कितना mg ड्रग एब्जर्व हुआ, कितनी मात्रा में ब्लड में पहुंच गया, कितनी मात्रा में वो मेटाबोलाइज हुआ और कितनी मात्रा में वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गया। यानी कि क्वांटिटेटिव मतलब क्या, क्वांटिटी से रिलेटेड पूरी स्टडी की जा रही है। अब कितनी क्वांटिटी ऑफ ड्रग हो रही है, वो पूरी बॉडी में कैसे मूवमेंट कर रही है। मूवमेंट तो ये है, ड्रग एब्जर्व हो रही है, इट इज़ द फर्स्ट मूवमेंट। एब्जर्व होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इट इज़ द सेकेंड मूवमेंट ऑफ बॉडी। फिर उसके बाद मेटाबोलाइज हो रही है, एक्टिव इसके केमिकल अल्ट्रेशंस हो रहे हैं। लीवर में मेजॉरिटी जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर में होता है। उसके बाद एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। तो ये क्या है, फार्माकोकिनेटिक इज क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन द बॉडी। इट इंक्लूड द स्टडी अबाउट द एब्जॉर्प्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। मैंने बताया था आपको ड्रग कैसे ऑब्जर्व हो रही है, ड्रग कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ड्रग कैसे मेटाबोलाइज हो रही है और एक्सक्रीट आउट हो रही है फ्रॉम द बॉडी। इस सब के बारे में स्टडी की जाती है किसमें, फार्माकोकिनेटिक्स में। इट आल्सो नोन एज ADME, इसलिए हम ADME के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ADME जो फॉर्म है, A से एब्जॉर्प्शन, D से डिस्ट्रीब्यूशंस, M से मेटाबॉलिज्म, E से एक्सक्रीशन, यानी कि इसे ADME भी कह सकते हैं। तो पहली फेज में हम बात करने से पहले हम इसको थोड़ा सा आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँगा। जैसे आप ड्रग खाते हैं, प्रिंसिपल आप देखेंगे, तो पहले किसी ने ड्रग ली, तो ड्रग लेने पे आपको वो पहुँचेगी कहाँ पर, स्टमक पहुँचेगी। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजॉरिटी क्या होती है, ड्रग कोई अगर आपने टेबलेट ली, टेबलेट पहले क्या पहुँचेगी स्टमक में। स्टमक में पहुँचने के बाद में क्या डिसइंटीग्रेशन होता है उसके अंदर, वो टूटती है। टूटने के बाद में क्या होगा, डिजोल्यूशन होगा। वो वहाँ पर जो कंटेंट ऑफ फ्लूइड पड़ा हुआ है स्टमक के अंदर, उसमें डिज़ोल्व होगी। डिजोल्यूशन मतलब डिज़ोल्व, पहले डिसइंटीग्रेशन हुआ टेबलेट का, फिर डिजोल्यूशन हुआ। डिजोल्यूशन होने के बाद में वो सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब वो सॉल्यूशन फॉर्म ऑफ ड्रग होती है, वो आपके स्टमक से, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्व होना शुरू हो जाएगी। एब्जॉर्व होने के बाद में वो वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है और साथ में आपका स्टमक का पोर्शन है, यहाँ सब की जो एब्जर्व होकर जो ब्लड में पहुँचती है, वो ब्लड की सब वेन कहाँ पहुँचती है, लीवर के अंदर, जिसमें हम पोर्टल वेन्स कहते हैं। तो पोर्टल वेन्स के थ्रू वो कहाँ पहुँचेंगी, लीवर में। और लीवर में क्या होता है आपको पता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, मेजॉरिटी लीवर के अंदर होता है, ठीक है। और लीवर से मेटाबॉलिज्म होते हुए बॉडी की वो ड्रग क्या होगी, पूरी बॉडी में फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुँच जाती है और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में उसके बाद में इसका एक्सक्रीशन हो जाता है। ये तो ओरल रूट की बात करी। और हम अदर रूट से बात देंगे, तो जैसे कि हम IV रूट से दें तो क्या डायरेक्टली कहाँ पहुँचेगी, आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुँचेगी। सिस्टमिक सर्कुलेशन के बाद में वो मोस्टली कहाँ पहुँचेगी, लीवर में पहुँचेगी। फिर मेटाबोलाइज होगी। मेटाबोलाइज होने के बाद में क्या होगी, वो मतलब वाटर डिजॉल्व फॉर्म में चेंज हो जाएगी, जिससे कि बॉडी में आसानी से एलिमिनेट हो जाए, एक्सक्रीशन होना शुरू हो जाएगा। यानी फार्माकोकिनेटिक में हम ये पढ़ेंगे कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है और किस तरीके से एक्सक्रीशन हो रहा है। ऑल ओवर दीज टॉपिक्स आर कमिंग टू द फार्माकोकिनेटिक। तो स्टार्ट करते हैं हम एब्जॉर्प्शन से। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग रिफर्स टू इट्स एंट्री फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, जहाँ पे हमने ड्रग अप्लाई की है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेट की है, वहाँ से वो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच रही है। उस पहुँचने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन कहलाती है। यानी कि हमने ड्रग दी, अगर हम इंजेक्शन दे रहे हैं तो IV रूट से दिया, डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन पहुँच रही है, तो एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत कम पड़ रही है। जब ओरल रूट से देंगे तो एब्जॉर्प्शन में ब्लड में पहुँचने में टाइम लगेगा। तो ब्लड में पहुँचने की जो प्रोसेस है, ओरल रूट से हमने टेबलेट ली, उससे ब्लड के अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुँचने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, एब्जॉर्प्शन कहलाएगी, ठीक है।
इट इन्वॉल्व द पासिस ऑफ ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड टिश्यू। और बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन से टिश्यू से क्रॉस होते हुए ये कहाँ पहुँचती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचेगी। अगर मैं बात करूँ एब्जॉर्प्शन मेनली जो इन्वॉल्व होता है, द फॉलोइंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन द ड्रग एब्जॉर्प्शन। पहले सिंपल डिफ्यूजन जिसे हम पैसिव डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं, फिल्ट्रेशन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इन चीज़ चारों की बात हम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना था कि एब्जॉर्प्शन वहाँ पर ड्रग इन द डोजेस फॉर्म होती है, फिर रिलीज होती है, सोल्यूशन में कन्वर्ट होती है, सोल्यूबल कन्वर्ट होकर वो एब्जॉर्ब कहाँ होती है, ब्लड में पहुँचती है। ब्लड से ही वो कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट भी होगी और ब्लड से ही वो लिवर में पहुँच के मेटाबलाइज होगी। और जो मेटाबलाइज और प्रोडक्ट होते हैं वो आपके यूरिन, बाइल और फीसिस और स्वेट के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो ये आपका एक्सक्रीशन इनके थ्रू जाता है। ब्लड में पहुँचने के बाद में ड्रग या तो डिस्ट्रीब्यूट होती है और कभी कभी लिवर में पहुँच के क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम, 4 प्रोसेस बताई थी मैंने आपको, सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव डिफ्यूजन की। इन द पैसिव डिफ्यूजन्स द ड्रग डिफ्यूज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड द मेम्ब्रेन प्ले नो एक्टिव रोल इन द पैसिव डिफ्यूजन्स। यानी पैसिव डिफ्यूजन में क्या होगा कि ड्रग जो है वो आपके सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस होगी, किस डायरेक्शन में, इस कंसंट्रेशन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन में वो आपकी क्रॉस में वो आपका डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ द ऑब्जर्प्शन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग डिफ्यूज बाई डिजॉल्व इन द लिपिड मैट्रिक्स। जो लिपिड मैट्रिक्स उस मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन या टिश्यू के अंदर है, उसमें पहले लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती हैं, वो आपके डिजॉल्व हो जाती हैं। और द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज प्रोपोर्शनल टू द लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ द ड्रग। और जो जितना भी लिपिड, अगर लिपिडियल मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर लिपिड पोर्शंस है, टिश्यू के अंदर लिपिड पोर्शंस है, तो जो आपका ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो अफेक्टेड होता है लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट्स। अब क्वेश्चन यह आता है लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है, मतलब ड्रग का कितना अमाउंट हाईली डिजॉल्व लिपिड में है या वाटर में है। अगर ज़्यादा अमाउंट में लिपिड में डिजॉल्व होगा तो उसका जो लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट बढ़ जाएगा, और लिपिड में ना होगा, अगर कम अमाउंट में लिपिड में डिजॉल्व हो रही है, वाटर में ज़्यादा अमाउंट डिजॉल्व हो रही है, तो उसका लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट कम हो जाएगा। यानी जितनी भी लिपोफिलिक ड्रग होंगी जो लिपिड में आसानी से सॉल्युबल हो जाती है, वो आसानी से इस लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी वो आसानी से मेम्ब्रेन से क्रॉस होकर एब्जॉर्ब हो जाती हैं या फिर टिश्यू से क्रॉस होकर बाय द पैसिव डिफ्यूजन्स या सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये ड्रग मोर लिपिड सॉल्युबल डेट अटेन हायर कंसंट्रेशन इन द मेम्ब्रेन एंड डिफ्यूज क्विकली। जो मैंने अभी बात बताई है, जो जितनी ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल ड्रग होंगी वो आसानी से हाई कंसंट्रेशन में किसी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेती हैं और क्विकली वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। एसिड ड्रग की बात करें तो एसिडिक ड्रग सच एज एस्पिरिन लार्जली अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ एट द गैस्ट्रिक पीएच and are absorbed from the stomach, but basic drugs such as atropine unionized in the at intestine pH and absorb only when reach into the intestine। यानी कि एक और यहाँ पर हाइपोथेसिस क्लियर हुई कि जितनी भी एसिडिक ड्रग हैं, एसिडिक ड्रग जैसे कि एस्पिरिन है जिनका pH लेस देन 6 या 7 है, वो सभी क्या होती है अनआयनाइज कंडीशंस, जिसमें आयंस कैटायन आयनाइन टूट जाते हैं। अनआयनाइज कंडीशन मतलब एक साल्ट फॉर्म है, तो साल्ट फॉर्म में ड्रग अच्छे से ऑब्जर्व हो पाती है एज़ कम्पेयर टू द आयनाइज फॉर्म। तो अनआयनाइज फॉर्म में जब अच्छे से ऑब्जर्व होगी तो जो ड्रग जिस कंडीशन में अनआयनाइज फॉर्म में जो अवेलेबल होगी हमारे एलिमिनेटेड कलर में, तो उस कंडीशन में ड्रग ज़्यादा ऑब्जर्व होगी। तो जितनी एसिडिक ड्रग होती हैं वो आपकी एसिडिक कंडीशन, एसिडिक मीडियम में अनआयनाइज में रहेंगी, और अनआयनाइज रहेंगी तो आसानी से ऑब्जर्व हो पाएंगी। तो एसिडिक मीडियम जो होती है हमारी एलिमेंट्री कलर में वहाँ कहाँ है, गैस्ट्रिक एसिड की वजह से होता है, यानी कि स्टमक में होता है। और स्टमक में जैसे क्या होते हैं जो पीएच कम रहती है तो वहाँ पर एसिडिक ड्रग होती है वो अनआयनाइज होगी और आसानी से वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगी। जबकि हम बेसिक ड्रग बात करें जिनका पीएच मोर देन 7 है, मोर देन 8 है, तो वो ड्रग क्या है अनआयनाइज उस कंडीशन में होती हैं जब वो उनको हाई पीएच या एल्कलाइन इन्वायरमेंट चाहिए होता है। एल्कलाइन इन्वायरमेंट या हाई पीएच की बात करें तो ये हमारे इंटेस्टाइन में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में एल्कलाइन पीएच या हाई पीएच एनवायरनमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होती हैं आसानी से ये जितनी भी बेसिक ड्रग हैं वो अनआयनाइज फॉर्म में होंगी और आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो कॉमन कॉन्सेप्ट ये हुआ एसिडिक ड्रग आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक यानी कि एसिडिक मीडियम, एंड बेसिक ड्रग आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द बेसिक मीडियम यानी कि इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं हाई कंसनट्रेशन जो ड्रग है वो यहाँ पे लो कंसनट्रेशन रेडी कर रही है, और ये आपकी लिपिड मेम्ब्रेन है, लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो कहलाती है वो क्या है, सिंपल डिफ्यूजन्स।
अब बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। तो फिल्ट्रेशन क्या है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं मेम्ब्रेन में, उन मेम्ब्रेन के थ्रू वो ड्रग पेनिट्रेट होकर मतलब क्रॉस होकर एक मेम्ब्रेन को क्रॉस होकर हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन में आ रही होती है, उस कंडीशन को हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्ट्रेशन इज द पासेज ऑफ ड्रग थ्रू द एक्वस पोर्स इन द मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन के अंदर कुछ बहुत छोटे टिनी माइक्रो एक्वस पोर्स होते हैं, उन एक्वस पोर्स से ड्रग पासेस हो रही होती है, उस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। द लिपिड insoluble ड्रग क्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बाई फिल्ट्रेशन इफ देयर इज ए मोलिकुलर साइज स्मॉलर देन डायमीटर ऑफ द पोर्स, यानी कि लिपिड insoluble यानी कि जो लिपिड में सॉल्युबल नहीं है। मैंने बताया लिपिड सॉल्युबल ड्रग होंगी आसानी से मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ हो जाती हैं, जबकि लिपिड insoluble होंगी आसानी से डिफ्यूज़ नहीं हो पाती हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, लिपिड insoluble ड्रग होगी। जैसे आप ये रेड रंग का पीसेस देख रहे हैं, तो रेड रंग की लिक्विड कैसी है, लिपिड सॉल्युबल है, जबकि आपको ब्लू रंग की जो ड्रग दिख रही है वो क्या है, नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग है। तो नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी, वो आसानी से क्या हो, फिल्ट्रेशन के थ्रू वो एब्जॉर्ब हो पाती है। तो क्या करते हैं, तो जो लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग है जिसका साइज उस पोर साइज से छोटा है, वो आसानी से उस डायमीटर उसका साइज, उसका डायमीटर उसका पोर साइज के डायमीटर से छोटा है, तो आसानी से क्रॉस करके एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स हैव ए वेरी स्मॉल पोर्स एंड ड्रग विद ए मॉलिकुलर वेट मोर देन 200 आर नॉट एबल टू पेनिट्रेट फ्रॉम दीज पोर्स, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ वाटर सॉल्युबल या फिर लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग होती हैं, वो इसके थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि उन सभी मॉलिक्यूल जो ड्रग मॉलिक्यूल है उनका वेट अगर 200 से ज़्यादा है तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी, 200 से कम है तो आसानी से फिल्ट्रेशन होते हुए एब्जॉर्ब हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स। ठीक है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या है, ऑल द सेल मेम्ब्रेन हैव ए ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स विच सर्व एज ए कैरियर और ट्रांसपोर्टर फॉर फिजियोलॉजिकली इम्पार्ट न्यूट्रिएंट्स, मेटाबोलाइट्स एंड ट्रांसमिटर्स। हर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होती है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। आपने जब सेल को पढ़ा होगा तो आपने जाना होगा कि मेम्ब्रेन के सरफेस पे बहुत सारी प्रोटीन होती हैं जिनको हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। और ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्या करती हैं, एक तरह ट्रांसपोर्टर का काम करती हैं। बाहर से कोई कंपोनेंट है उसको अंदर लेने का काम करती हैं, यानी कि तो उसको कंपोनेंट लिया, घूमने के बाद में उसे अंदर सेल के अंदर छोड़ दिया या टिश्यू के अंदर छोड़ दिया। इफ़ द फैसिलिटेड डिफ्यूजन कैरियर ट्रांसपोर्टर ऑपरेट द पैसिवली विदाउट need of energy and transfer the substance from one direction to the concentration gradient and means higher to lower concentration। अगर फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स क्या है, उसमें कैरियर ट्रांसपोर्टर यानी कि जो पैसिव प्रोटीन्स हैं वो क्या कर रही हैं, पैसिवली विदाउट यूज़ ऑफ एनर्जी हाई कंसनट्रेशंस के सबस्टेंस को लो कंसनट्रेशन की तरफ ले जा रही हैं। तो उस टाइम जो उसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनएक्टिव, क्योंकि इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं, ये जो आपकी क्या है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। यहाँ पर क्या हाई कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग है। ठीक, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्या, वो इसको डिफ्यूज़ करने के बाद में रोटेट होने के बाद में उसने लो कंसनट्रेशन में छोड़ दिया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट या इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं, इनएक्टिव फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है, नंबर डी आता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, यहाँ पर बात तो वही है, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होगा ड्रग एक फेज से एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में जाएगी विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, ये लेकिन ट्रांसपोर्टर के थ्रू जाएगी, लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी पड़ती है। इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट द कैरियर ट्रांसपोर्ट ऑपरेट एक्टिवली विद एनर्जी रिक्वायर्ड energy in the form of ATP and transport the substance against the higher concentration gradient means higher to low concentration। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो आपका हायर टू लो कंसनट्रेशन की तरफ होगा, कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की हायर टू लो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के जस्ट अपोजिट होगा। और इसमें जो ट्रांसपोर्टर को नीड ऑफ एनर्जी होती है, तभी वो किसी सब्सटेंस को लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन लो कंसनट्रेशन में ट्रांसपोर्ट कर सकता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, दैट इज़ यहाँ पर क्या है, लो कंसनट्रेशन सब्सटेंस है, यहाँ पर क्या हाई कंसनट्रेशन सब्सटेंस है। अब ये कैरियर प्रोटीन की जब एटीपी की ज़रूरत पड़ रही है, एटीपी की हेल्प से क्या किया, इसने सब्सटेंस को बाइंड किया और हाई कंसनट्रेशन की तरफ रिलीज कर दिया। तो वो यानी कि हाई कंसनट्रेशन इसमें गड़बड़ हो गया, लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन होना चाहिए, लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन। इसको आप ठीक कर लेना, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर लो कंसनट्रेशन
मीन्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब कुछ फैक्टर होते हैं जो एब्जॉर्प्शन और ड्रग को अफेक्ट करते हैं, जैसे एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। अगर सॉल्युबिलिटी ड्रग की बहुत अच्छी है तो ड्रग बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगी, अगर सॉल्युबिलिटी बेकार है तो ड्रग अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, अगर ड्रग की कंसंट्रेशन अप्रोप्रिएट अच्छी नहीं है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, जितना कि बॉडी में है उससे ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगी। जितना बॉडी के या मेम्ब्रेन के अदर साइड में हो उतने ही मेम्ब्रेन के अदर साइड में जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन ड्रग होगी उतनी ड्रग आसानी से एब्जॉर्ब होगी। जब इसका इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है तो ड्रग एब्जॉर्ब होना बंद हो जाती है। एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, यानी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना चांसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर हमारी जितनी ड्रग होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सरफेस एरिया होता है माइक्रोबिलाई की वजह से सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेस्कुलरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, यानी कि जहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है ड्रग वहाँ पर जितना अमाउंट में ब्लड आपका अवेलेबल होगा उतना ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़िया होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है कि वहाँ पर वेस्कुलरिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ड्रग होती है वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती है। और लास्ट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। बहुत से रूट होते हैं जिसमें ड्रग बहुत देर में पहुंचती है, और बहुत से ड्रग होते हैं जिसमें ड्रग बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सबलिंगल रूट में क्या होता है, जस्ट जैसे हमने टंकी नीचे रख रखी वहाँ से तुरंत एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि और जबकि हम स्टमक के थ्रू बात करेंगे तो ड्रग लेट ऑब्जर्व होती है। इसी तरीके से आपकी जब हम पेरेंटल रूट से ड्रग देते हैं तुरंत हमारे ब्लड सर्कुलेशन पहुंच जाती है, जबकि ओरल रूट से देंगे तो लेट पहुंचेगी। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, जो कुछ ड्रग रिलेटेड फैक्टर हैं जो रिलेटेड पेशेंट की बॉडी रिलेटेड फैक्टर हैं। ड्रग रिलेटेड फैक्टर की बात करें, लिपिड वाटर सॉल्युबिलिटी मैंने आपको बता दी। मॉलिक्यूलर साइज, जितना मॉलिक्यूलर साइज छोटा होगा उतना ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़िया हो सकता है, मॉलिक्यूलर साइज बड़े होने पर ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। सेम पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा उतना उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा पार्टिकल साइज जितना छोटा पार्टिकल साइज उतना ज़्यादा सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, अगर ड्रग का आयनाइजेशन कम हो रहा है तो ड्रग इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, और जितनी अनआयनाइज्ड फॉर्म में ड्रग होती है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, आयनाइज्ड फॉर्म में ड्रग कम एब्जॉर्ब होगी, मैं बता चुका हूँ। फिजिकल फॉर्म ये मैंने बता दिया, लिक्विड फॉर्म में ड्रग आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगी, सॉलिड फॉर्म में आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होगी, गैस में और जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। केमिकल नेचर, पीएच की बात कही, पीएच जैसी पीएच होगी उस तरह का इन्वायरमेंट होगा एब्जॉर्ब होने के लिए। डोजेस फॉर्म मैंने बताया, टेबलेट है वो लेट एब्जॉर्ब होगी एज़ कम्पेयर टू द सिरप या सस्पेंशंस या ओरल डोजेस फॉर्म्स, लिक्विड डोजेस फॉर्म। फॉर्मुलेशन भी ऐसे इफेक्टेड होता है, कंसंट्रेशन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बॉडी रिलेटेड फैक्टर की बात करें तो एरिया ऑफ ऑब्जर्विंग सरफेस जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर ड्रग जल्दी ऑब्जर्व हो सकती है। वेस्कुलरिटी जितनी ज़्यादा होगी वहाँ से ड्रग ज़्यादा, वेस्कुलरिटी मतलब ब्लड का अमाउंट जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ ड्रग आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। पीएच हमने डिस्कस कर ही लिया। प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस होते हैं वो ड्रग के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जिसके कारण वो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। जैसे मैं आपको बताऊँ, जो जितने भी हमारे पास में टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन को कभी मिल्क के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मिल्क में क्या होता है कैल्शियम, और टेट्रासाइक्लिन जो ड्रग होती है वो कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाती है और एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। इसलिए प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस भी इफेक्ट करते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को। जीआईटी मोटिलिटी, हाँ जीआईटी मोटिलिटी भी इफेक्ट करती हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है, अगर कोई किसी का जीआईटी मोटिलिटी कम है तो ड्रग ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, और जीआईटी मोटिलिटी कम है तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, और जीआईटी मोटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। फंक्शन ऑफ लार्जली एब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया मैंने बता दिया, जितना सरफेस एरिया होगा उतना ड्रग ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती है। और कुछ डिसीज़ की कंडीशन होती है जो ड्रग्स में ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, किसी में एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो आज हमने डिस्कस किया एब्जॉर्प्शन के बारे में। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको लगता है ये वीडियो किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एस्टिरेशन की। तब तक के लिए थैंक यू।